हे डियर एसएससी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद खुशनुमा। इस वीडियो में हम लोग आज मुहावरा कवर अप करेंगे, वो भी मुहावरा कैसा, इंग्लिश में। अंग्रेज़ी भाषा में ईडियम्स एंड फ्रेजेस बोला जाता है मुहावरों। मैं पहले ही आपको बता दूं कि आप इस वीडियो को जितना भी टाइम दीजिएगा, अपना हाफ एन आवर या तो फिर जितने भी टाइम की ये वीडियो बनेगी, ईडियम्स एंड फ्रेजेस में जितने भी टाइम तक का बताऊंगी। आपका समय कीमती होता है, मेरा भी कीमती है, सभी का होता है। आप अपने कीमती चीज़ों का अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कोई भी सोचेगा कि इन्वेस्टमेंट किसके रूप में मिले हमको, रिटर्न बैक प्रॉफिट के रूप में मिले। तो मैं चाहूँगी और कोशिश करूँगी कि आपको आपके टाइम के इन्वेस्टमेंट के बदले मैं आपको एक क्वालिटी ईडियम्स एंड फ्रेजेस बनाकर पढ़ाऊँ बहुत अच्छे से। और देखो, इसका इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको प्रॉफिट कैसे मिलेगा? क्या मैं पैसे दूँगी? बिल्कुल भी नहीं। ये होगा कि आपको इस वीडियो के दौरान ही, मेरा काम सिर्फ इतना है कि आपको इस वीडियो के दौरान आपको बहुत अच्छे से याद करा दूंगी, जहाँ से कहीं पे भी आपको कहीं और से पढ़ना ना पड़े। अरे एग्ज़ाम में आ जाए तो बस आप एक दिन दो दिन बीच करके रिवीजन करते थे और आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल देखते के साथ क्वेश्चन का आंसर आ जाए। बस हर जगह एक ही चीज़ लिखी होती, मुहावरे कभी बदलते नहीं है, कोई भी चीज़ें नहीं बदलती हैं। फ़र्क बस इतना होता है कि हमने वीडियो क्यों देखा। बुक्स को छोड़कर हमने वीडियो इसलिए देखा ताकि हमको टीचर्स क्या करा दे, याद करा दे उसी समय में। वो हमारा प्रॉफिट कहलाता है कि फिर हमको अरे बुक नहीं भी देखी, किताब में नहीं पढ़ा, तब भी हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करती हूँ। और देखो, सबसे पहले एक चीज़ इस पर लिखा हुआ भी है, आप लोग देख सकते हो कि एसएससी 2026 सभी एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए आपको ये ईडियम्स और फ्रेजेस काम आएंगे। सबसे पहला हमारा है वर्ड ईडियम्स का, ऐड फ्यूल टू द फ्लेम या फिर फायर। तो इसको बताना क्या ज़रूरी है? ये तो पढ़ने के साथ ही समझ में आ रहा है कि ऐड किया यानी कि जोड़ा। फ्यूल टू द फ्यूल, देखो फ्यूल क्या होता है? पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ों को हम फ्यूल में गिनती करते हैं, है ना। टू द फ्लेम, फ्लेम होता है जो आग, लौ जलती है वो, या तो फिर फायर, आग। अगर आग लगी हुई है और आपने क्या किया है और उसमें क्या कर दिया है, पेट्रोल डाल दिया, डीजल डाल दिया, ये सारी चीज़ें आपने डाल दी, ठीक है, कोई भी ऑयल डाल दिया, ठीक है, तो वो आग क्या बुझेगी? आग क्या बुझेगी? नहीं ना, वो भड़केगी ही ना आग। इसका मतलब वो कहते हैं ना आग में घी डालना, आप वही कर रहे हैं। आग में क्या कर रहे हैं? घी डाल रहे, तो वो तो वैसे भी आपका बढ़ेगा आग, है ना, घटेगा नहीं। तो देखो, हालत को क्या कर देना, बद से बदतर बना देना। टू मेक मैटर वर्स, वर्स का मतलब होता है एकदम भड़काऊ, एकदम गंदा कर दिया, ठीक है। टू मेक मैटर, देखो अब इसको याद करने का तरीका, हम पहले इसको बोलेंगे थोड़ा सा, क्योंकि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट नहीं रह चुके हैं, तो उनको बहुत दिक्कत आती है। तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से बनाना है। ऐसे बताएंगे, टू मेक, मेक का मतलब तो हो गया बनाना, ठीक है, तो बना रहे हैं मैटर। मैटर होता है ना ऐसे कि अरे मैटर हो गया, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा को बोलते हैं ना कि कोई मैटर हो गया, ठीक है। तो टू मेक मैटर, और वर्स का मैंने बताया क्या कि गंदा, एकदम भड़काओ, ठीक है, ख़राब, वर्स कर दिया, टू मेक मैटर वर्स। आई होप कि पहली वाली जो आपकी ईडियम्स एंड फ्रेजेस है कंप्लीट आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। दूसरे नंबर पे हमारा आता है एन एरो इन द क्वीवर। अब देखो, इमेज का देखना ज़रूरी है, आपको इमेज को देखते चलो, इमेज को बिल्कुल भी इग्नोर, फ़ोटोज़ को नहीं करना है, ठीक है। समझ लो कि वो हमारी इमेजेस हैं, है ना, हमारी इमेजेस है, तो अपनी फ़ोटोग्राफ्स को कोई भी इग्नोर नहीं मारता है ठीक है। तो उसको हमने देखा। अच्छा, क्वीवर का समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्वीवर व्हाट इज़ दिस, है ना। तो हम देखो, फ़ोटोज़ में आपको दिख रहा है कि जो तीर हैं, एरो का मतलब तो तीर ही होता है ना, तो तीर हैं वो एक ऑब्जेक्ट में रखे हुए हैं, किसी चीज़ में रखे हुए हैं, तो दैट इज़ क्वीवर, ठीक है। तो देखो, क्वीवर क्या है, हमने एरो को क्वीवर में रखा है। इसका सिंपल मतलब समझो। अगर सपोज़ करो दुश्मन आक्रमण कर रहा है, दुश्मन क्या कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, और हमने सारे तीरों को, हमने देखो
पहले ही होता है कि आक्रमण होगा, दुश्मन आएंगे, मारेंगे, ठीक है। तो हम लोगों का फ़र्ज़ क्या बनता है, शुरू में भी आपने इतिहास पढ़ा होगा, तो राजा महाराजा कोई भी क्या करता है, एक स्ट्रैटेजी प्लान करता है। स्ट्रैटेजी बोले तो रणनीति। तो वो रणनीति कैसे बनाता है कि दुश्मन का हमला हो उससे पहले हम हमला कर दें, किस किस तरीके से हमको मारना है, कैसे घेरना है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि जो पहले के ज़माने में तो सबको पता है कि पहले तीर कमान चलाया जाता था, धनुष वनुष तलवार वगैरह यूज़ होते थे, गन राइफल्स ये तो था नहीं, टैंक वगैरह। तो अब पुराने ज़माने में चले जाओ, तुम्हारा एक युद्ध हो रहा है किसी से, अब उसमें तीर तुमने एक रणनीति बनाई अपने ग्रुप्स के साथ मिलकर। अब उसमें क्या कर रहे हो तुम, कोई तीर को उधर छुपा दे रहे हो, कोई तीर को उधर छुपा दे रहे हो, ठीक है, अलग अलग कमरे में। अब बताओ कि सामने से अगर तुम्हारा दुश्मन आ गया, ठीक है, सामने से अगर तुम्हारा दुश्मन पाकिस्तान पूरा हमला कर रहा है, तो तुम चुनते फिरोगे? तुमने कैसे रणनीति बनाई है जिसको हम अच्छे से फॉलो भी नहीं कर सकते हैं? तो ऐसी अच्छी रणनीति बनाने के लिए तुमको सारा का सारा तीर एक साथ अपने पास एकदम खुद से सटा के रखना होगा, खुद से चिपका के रखना होगा। तो देखते हो, अगर आपने इमेजेस वगैरह देखी होंगी या फिर कुछ भी देखा होगा किसी को तीर कमान चलाते हुए, तो उसकी पीठ पर एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको ही कि क्वीवर बोलते हैं, और उसमें सारे के सारे तीर भरे रहते हैं, और वो बस उस क्वीवर से तीर ऐसे एक हाथ पीछे करता है, निकालता है, मारता है, एक हाथ फिर पीछे करता है, निकालता है, और फिर मारता है उसको एम लगा के। तो देखो, रणनीति तो ऐसी बनाई ना हमने कि तीर को एक जगह करके अपनी पीठ पर लाद दिया, और फिर वो स्ट्रैटेजी फॉलो भी की जा सकती है, हमको ढूंढने थोड़ी ना जाना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने देखा एन एरो इन द क्वीवर का मतलब हो गया कि स्ट्रैटेजीज़, वैसी रणनीति दैट कैन बी फॉलोड, वो क्या हो जाए, फॉलो की जाए। हालांकि टाइम ज़्यादा हमने लिया है आपसे कि 2 समझाने में हमारा 7 मिनट लग गया। 7 मिनट लग गया, इसका मतलब ये नहीं कि हमको याद नहीं हुआ। बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, आई होप कि, मैं तो उम्मीद करूँगी कि आपको दोनों का दोनों अब कभी भी भूलोगे नहीं, बिल्कुल आराम से याद रहेगा। आता है नेक्स्ट 3rd नंबर, एन एक्स टू ग्राइंड। अब देखो यहाँ पे ही समझ में आ रहा है कि भाई कुल्हाड़ी और ग्राइंड का मतलब पीसना होता है, ठीक है, ग्राइंड का मतलब पीसना होता है। जिसको भी नहीं पता मैं उसके लिए बोल रही हूँ, बाकी जिसको पता है तो वो तो बहुत अच्छी बात है। देखो, कुल्हाड़ी को कोई ग्राइंड क्यों करेगा यार, बताओ? तो जाहिर सी बात है कि उसको कोई ना कोई प्रॉफिट हो रहा होगा, और अपने स्वार्थ के लिए उसने पीस दिया। अपने स्वार्थ के लिए क्या किया, उसने पीस दिया। सपोज़ तुम्हारी मम्मी ने तुमको पैसे दिए 500, ठीक है, इमेजिन कर लो, जिसको नहीं मिलते हैं वो क्या कर सकता है। मैं इमेजिन करवा रही हूँ ना, चलो करो, ठीक है। तो 500 रुपये मिले, अब तुम मार्केट गए या दोस्तों के साथ बैठे हुए हो, लग रहा है कि बाहर में वो जो दुकान है, एक दुकान मान लो, वहाँ पे एक स्मार्ट वॉच रखी हुई है। अब मेरे सारे दोस्तों ने स्मार्ट वॉच लगा रखा है, और वो उसका प्राइस कितना है, 500 रुपये उसका प्राइस है, पक्का पूरा का पूरा 500 रुपये उसका प्राइस है। अब आपने क्या किया कि अब सबने, मुझे तो खर्च करने ही मिले हैं और मेरा ये शौक़ है, और मैं अपने सारे फ्रेंड्स के साथ बैठता हूँ या बैठती हूँ, और सब ने स्मार्ट वॉच लगा रखा है, तो चलो हम भी लगा लेते हैं, हम भी ले लेते हैं, और वैसे तो खर्च करने के लिए मिला। तो अपने स्वार्थ के लिए आपने क्या किया, टोटल 500 रुपये उस स्मार्ट वॉच में आपने लगा दी। ऐसा नहीं कि कुछ आपने खा लिया, थोड़ा कुछ गरीब लोग हैं दिखे उनमें आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, अपने स्वार्थ के लिए एक झटके में आपने 500 ख़त्म कर दिए। उसी तरीके से आपने एक कुल्हाड़ी ली और उसको पीस दिया अपने स्वार्थ के लिए। क्या, क्योंकि कुल्हाड़ी को हमने क्या कर दिया है, वाली तो चीज़ है नहीं, पीसने वाली तो चीज़ है नहीं, इसका मतलब आपने पीसा है, आपका कोई ना कोई स्वार्थ है। आपने 500 रुपये अच्छे कामों के लिए नहीं, बल्कि घड़ी, अरे घड़ी तो हम सिंपल भी लगा लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, है कि नहीं। हमने सिंपल घड़ी अगर लगा भी ली तो वो भी टाइम बताता है, स्मार्ट वॉच भी टाइम बताता है कि नहीं ठीक है, पर हमने खर्चा किया अपने स्वार्थ के लिए। ये नहीं सोचा कि कल को हो के मुझे कॉपी, पेन या कोई किताब या कोई मैगज़ीन ख़रीदनी होगी, ये नहीं सोचा। अच्छा छोड़ो, ले लेते हैं, अपने शौक़ पूरे कर लेते हैं। तो इसका फ्रेजेस क्या होगा, हम बनाएंगे समथिंग डन फॉर, कुछ ऐसा करना, ठीक है, कोई चीज़ ऐसी करना जो कि सेल्फिश रीजंस के लिए हो। समथिंग डू सेल्फिश
रीजंस। चलो समझ में आया, आई होप कि ये क्लियर हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका एट डैगर्स ड्रॉन। तो अब कोई को भी ये वर्ड तभी समझ में आएंगे जब उसका मीनिंग पता रहेगा, ठीक है, हर वर्ड का मीनिंग पता रहेगा। तो इससे हमको ना एक तरीके से बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग भी समझ में आ रहे हैं, मतलब भी समझ में आ रहा है, तो यह हमारा फ़ायदा है। डैगर्स का मतलब क्या होता है पता है? डैगर्स का मतलब होता है खंजर, खंजर, ठीक है। और फिगर में देख लो, खंजर तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। ड्रॉन का मतलब खींच देना, मार देना, ठीक है। डैगर्स ड्रॉन, डैगर्स ड्रॉन यानी कि खंजर मारना। खंजर मारना का मतलब होता है दुश्मनी ही होना, है ना। खंजर मारना का मतलब होता है अरे भाई दोस्ती में कौन खंजर चलाता है, सब तो दुश्मनी में ही खंजर चलाएंगे। तो इसका मतलब होता है टू हैव बिटरली एनमिटी। एनमिटी का मतलब भी समझ लो, और एक काम करो, कॉपी पे लिखा करो। जो नए नए वर्ड्स हैं, शब्द आते हैं, उनको आप ना कॉपी पे लिखा करो, वो बहुत हेल्प करेगा आपको। तो टू हैव बिटर एनमिटी एकदम बहुत भयंकर वाली दुश्मनी है, शत्रुता, ठीक है, दुश्मनी। एनिमिटी का मतलब दुश्मनी, और डैगर्स का मतलब लिख लीजिए। जो भी सिंसियर स्टूडेंट और पंक्चुअल होते हैं ना, तो वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो भी नए शब्द हैं अगर उनको आगे चल के बहुत काबिल बनना है तो वो क्या करते हैं, वो इन सभी चीज़ों को, जो नए नए वर्ड्स मिलते हैं उनको वो नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो ठीक है, एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब खंजर चलाना, तो मैंने बोल ही दिया। तो इसका मतलब खंजर चला है तो दुश्मनी ही तो हो रहा है। तो फिर इसका हम बोलेंगे टू हैव के पास, है ना, हमारे पास एक बहुत ज़्यादा एकदम बढ़िया, एकदम लजीज शत्रुता है, ठीक है, बहुत कड़वी शत्रुता है। नेक्स्ट आते हैं हम ब्लो हॉट एंड कोल्ड पे। मैं टाइम थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ, पर हाँ कोशिश कर रही हूँ कि आपका टाइम का इन्वेस्टमेंट आपको प्रॉफिट के रूप में मिले, प्रॉफिट के फॉर्म में मिले। चाहते हो ना, आप भी यही चाहते होगे कि भाई हम ये वीडियो को टाइम दे रहे हैं, बुक में ना याद करने से खुद याद नहीं होता, किसी को चीज़ से हम रिलेट करेंगे तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलो, ब्लो हॉट एंड कोल्ड। अब ब्लो का मतलब तो फूंकना होता है, ठीक है। हॉट एंड कोल्ड, ठंडा भी और गर्म भी। इसका मतलब होता है क्या, आप फेवर में भी हो और आप फेवर में नहीं भी हो। मतलब आप फेवर में, कई कई दोस्त ऐसे होते हैं, ठीक है, वो सामने में क्या कहते हैं, अरे तुम तो मेरे बड़े अच्छे जिगरी यार हो, जिगरी दोस्त हो, ठीक है, तुमसे अच्छा तो कोई भी नहीं है। लेकिन पता है वो पीठ पीछे तुम्हारी बुराई भी करता है, वो बुराई भी करती है कि अरे वो तो वैसी है, वो तो वैसी है, उसके तो इतने नंबर्स आ गए, इस तरीके से। तो देखो, ये ब्लो हॉट और कोल्ड मतलब गर्म भी फूंक रहा है, हम याद करने के लिए इसको बोल रहे हैं कि गर्म भी फूंक रहा है, ठंडा भी फूंक रहा है। यानी कि ठंडा बोले तो बहुत मीठास, फ्रेंडशिप, और गर्म बोले तो दुश्मनी भी। मतलब आप इसको ऐसे याद करो, टू बी इन फेवर, फेवर में भी है, ठीक है, और अगेंस्ट, खिलाफ भी है। आई होप कि समझ में आया होगा, है ना। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो, टू कीप चेंजिंग वंस स्टैंड। अगर आपने किसी के लिए स्टैंड लिया है, ठीक है, किसी के लिए खड़े हुए हो और आप फिर मुँह कर भी जाते हो कि ना ना ऐसा तो नहीं है। चल, नेक्स्ट पे हम आते हैं ब्लो वंस ट्रम्पेट। ट्रम्पेट एक बाजा होता है, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, भोपू आप देख सकते हैं इसको अपने फिगर में। तो ये एक तरीके का ट्रम्पेट एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है। अब वो लिख रहा है, देखो गौर से देखना, ब्लो, ब्लो मीन्स तो मैंने बताया कि फूंकना, ठीक है। वंस, वंस का मतलब होता है खुद का ही भोंपू बजा रहा है। यानी कि सुनो सुनो ढोलकपुर के वासियों, मैं क्या हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक है, मैंने बहुत पढ़ाई की है, मैं बहुत ही काबिल तारीफ़ हूँ, मेरे पास बहुत ज्ञान है, मैं बहुत सिंसियर हूँ, इस तरीके से बात हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है टू प्रेज वन सेल्फ। प्रेज़ का मतलब देख लो, जिसको भी नहीं पता है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ख़ास तौर पे प्रेज़ का मतलब होता है PRAISE। प्रेज़ का मतलब होता है तारीफ़, ठीक है, किसी की तारीफ़।
और अगर आप लोग को लगे कि मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया है, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं, मतलब ऐसा लगा कि हाँ मैंने तो सीख लिया है इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के थ्रू मुझे सारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस ऑब्जेक्ट एंड वेपन्स के तो एटलीस्ट कंप्लीट हो गए हैं, बहुत अच्छे से याद हो गया। अब दोबारा नहीं भी पढ़ेंगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, कोई नुकसान नहीं है, सॉरी कोई नुकसान नहीं है, मुझे ये चीज़ें याद हो गई। तो मेरे लिए भी थोड़ा थोड़ा प्रेज़ कर दीजिएगा, ठीक है तारीफ़ मेरी शान में कर दीजिएगा ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ब्लो वंस ट्रम्पेट का मतलब होता है कि खुद की ही तारीफ़, यानी कि खुद का भोपू बजा रहे हैं और बोल रहे हैं कि अरे सुनो सुनो ढोलकपुर के वासियों इस तरीके से। तो यानी कि वो टू प्रेज़ का मतलब तारीफ़, वन सेल्फ स्वयं की, खुद की प्रशंसा करना। नेक्स्ट हमारा आता है बर्न अ होल इन वंस पॉकेट। बर्न अ होल इन वंस पॉकेट को समझ लो ऐसे, बर्न का मतलब होता है जलाना, जलना, ठीक है, जलना जलाना। अ होल का मतलब हुआ है एक सुराख या फिर छेद कह लो, है ना। इन वंस पॉकेट, किसी का एक जेब है, पॉकेट का मतलब भी बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, किसी का जो पॉकेट है वो जल गया और उसमें सुराख हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब वो जो भी पैसा रखेगा वो गिर जाएगा फटाक करके अगर तुम्हारे सबकी ज़िंदगी में तो ऐसा वक्त आता ही है कि कभी कभी जेबें जो होती हैं फट जाती हैं, पॉकेट्स जो होते हैं फट जाते हैं, तभी तुम नया कपड़ा खरीदते हैं, है ना, नया वेयर खरीदते हैं। तो उसी तरीके से इसमें बोल रहा है, सपोज़ कर लो आप लोगों की कोई जीन्स है, कोई शर्ट है, आप जहाँ पे भी पैसा रखते हो, ठीक है, तो वो उसका वो फट गया। अरे सपोज़ करो ना तुम्हारा क्या कहते हैं वॉलेट ही जो होता है, लड़कियों का पर्स, अगर वो फटा हुआ है ठीक है, अगर वो फटा हुआ तो उससे क्या होगा, अगर तुम पैसा डालोगे तो वो क्या एक आध सेकेंड लेगा, सीरियसली एक आध सेकेंड लेगा क्या पैसा गिरने में, बिल्कुल नहीं लेगा, वो फटाक करके गिर जाएगा, तुरंत गिर जाएगा। यानी कि मनी कैसा हुआ है, स्पेंड क्विकली इससे यही समझ में आ रहा है कि मनी जो पैसे होते हैं वो रहने वाले नहीं हैं। तो लिखा हुआ द मनी दैट यू वांट टू स्पेंड क्विकली, वैसा पैसा जो तुम चाहते हो कि तुरंत तुरंत ख़त्म हो जाए। जैसे मम्मी ने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिए थे ना 500, आपने स्मार्ट वॉच ख़रीद लिया था, है ना, आपने गलती की थी फटाक करके, अरे थोड़ा सा रख लेते क्या, थोड़ा थोड़ा करके, और कितने बच्चे होते थोड़ा थोड़ा करके खर्चा करते कि बाद में मिले ना मिले, ये समय आए ना आए, और कितने बच्चे होते अपना फटाक करके, बाद का बाद में देखेंगे, ऊपर वाला है ना ठीक है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। बर्न अ होल इन वंस पॉकेट का मतलब हुआ टू द मनी दैट यू वांट टू स्पेंड, स्पेंड का मतलब खर्च, क्विकली का मतलब तेज़, वैसा मनी जो तुम चाहते हो कि फटाफट से क्विकली वो स्पेंड खर्चा हो जाए। नेक्स्ट में आता है 8th नंबर पे बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स। देखो बर्न का मतलब तो जलना भी तो बताया ही दिया गया, कैंडल मोमबत्ती जो है कि बोथ का मतलब दोनों तरफ से, और एंड का मतलब आखिरी सिरा, तो वो दोनों तरफ के आखिरी सिरों से क्या कर रहा है, जल रहा है। इससे मतलब हमको समझ में आ रहा है ना कि बहुत तेज़ी से, ठीक है, उसकी एनर्जी लग रही है ना, बहुत तेज़ी से उसकी एनर्जी, क्योंकि वो नीचे से भी जल रहा है ऊपर से भी जल रहा है, तो वो जल्दी जल्दी ख़त्म भी होगा, है ना, बहुत, लेकिन एनर्जी तो उसकी बहुत लग रही है ना, बहुत लग रही है। तो उसी तरीके से हम कहेंगे टू यूज़ वंस रिसोर्स, किसी का जो स्रोत है, रिसोर्स है, साधन है, ठीक है, उस ज़रूरत की चीज़ों को ही रिसोर्स कहा जाता है। जैसे कि हमारा एक पेन, हमारा एक मोबाइल, ये सभी रिसोर्स में आते हैं, ठीक है। तो टू यूज़ वंस रिसोर्स, किसी की चीज़ों को, किसी के रिसोर्स को क्या करना, यूज़ करना। और एनर्जी इन एक्सेस, ठीक है, ऊर्जा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना। अरे भाई ये जो मोबाइल ही है ये बहुत ज़्यादा क्या है, एक बहुत अच्छा गुड रिसोर्स है, अगर इसको अच्छे वे में हम यूज़ कर लें तो हम क्या करते हैं कि इसको खूब यूज़ करते, दिन रात अगर कर रहे हैं तो हम इसकी ऊर्जा का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो बस यही थी आपकी चीज़ें कि बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स, दोनों सिरे से वो चल रही है तो उसकी ऊर्जा ज़्यादा लग रही है कि नहीं लग रही है। तो टू यूज़ वंस रिसोर्स हो जाएगा, या फिर हो जाएगा आपका एनर्जी इन एक्सेस, ठीक है, और एनर्जी इन एक्सेस, टू यूज़ वंस रिसोर्सेज, किसी एक का रिसोर्स जो है वो पूरा का पूरा इस्तेमाल करना और बहुत ही शिद्दत के साथ पूरी ऊर्जा लगा दी पूरी ऊर्जा के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे किसी का समझ लो वीडियो गेम हाथ लगा, खूब पूरा खेल रहे हैं, पूरा तोड़ फोड़ मचाए हुए हैं, ठीक है, हमने इस तरीके से यूज़ किया है।
तो चलो अब ख़त्म करते हैं इस सेशन को। आज तो मैंने सिर्फ 8 ही बताए हैं क्योंकि आपको याद भी होने चाहिए चीज़। मुझे तो नहीं लगता कि हाँ आपको दोबारा से इस चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी कहीं और से भी, मुझे नहीं लगता है। बिल्कुल आराम से हो जाएगा कवर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप करिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।